Welcome to Hichinsak Astrological Institute and Research Center। आज हम बात कर रहे हैं रेड बुक वास्तु पर। रेड बुक वास्तु एक ऐसा विषय है जिसमें ज्योतिषीय आंकलनों पर ही वास्तु के नियमों को प्रयोग किया गया है। रेड बुक वास्तु में बहुत सिंपल टिप्स ऐसे हमें मिलते हैं जिनसे हम वास्तु के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं और डे टू डे लाइफ में वास्तु चेंजेस जो हमें प्रभावित करती हैं उनका बहुत अच्छा विवेचन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेड बुक वास्तु। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि रेड बुक वास्तु और वैदिक ज्योतिष दोनों का वे ऑफ प्रेडिक्शन में अंतर क्या है। तो लाल किताब भाव बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पर काम करती है। इसमें जो मुख्य प्रभाव हमें मिलते हैं वो भावों पर ही मिलते हैं। भावों में ग्रह का बैठना, भावों पर ग्रहों की दृष्टि, एक भाव दूसरे भाव को कैसे देख रहा है, समग्री परिवर्तन से भावों का परिवर्तन, ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शंस हमें रेड बुक देती है। इसमें प्लैनेट्स को, ग्रहों को मेन रूलर बताया गया है। वही एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। अच्छा और बुरा प्रभाव हर ग्रह देता है। उसके अलग से आंकलन अच्छे प्रभाव के और बुरे प्रभाव के आंकलन करके हमें उसकी प्रेजेंट पोजीशन का पता चलता है कि वो हमें अच्छा फल दे रहा है या वो हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा कर रहा है। रेड बुक का जो मेन पार्ट है, जहां से हमें इसकी लाइफ में इसकी वायबिलिटी, इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है, वो है इसका एक खास तरीके से वर्षफल बनाना। रेड बुक में एक ऐसा चार्ट बनाया गया है जिसमें हर प्लैनेट को हर वर्ष किस भाव में रखा जाएगा और उस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे एक जातक के लिए, ऐसा वर्षफल उसमें निर्धारित किया गया है जो कि इसे खास बनाता है। रेड बुक में ऑलमोस्ट जो प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं उनकी रेमेडी टोटका बेस्ड और इंस्टेंट फल देने वाली रेमेडीज है। वहीं दूसरी ओर अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो वैदिक ज्योतिष भाव, राशि, डिवीजन चार्ट्स, भावों के फल, उन पे पड़ने वाले 5 फोल्ड्स, इफेक्ट्स और ऐसे बहुत से एनालिसिस करने के बाद हमें प्रेडिक्शन का तरीका बताते हैं। वहीं वैदिक ज्योतिष मुख्यतः 5 स्टेप्स में दशाओं को कैलकुलेट करते हैं। पराशर जी ने 42 टाइप्स की दशाएं बताई हैं, जिनमें से आजकल मुख्यतः विन 20 शोंत्री 100 120 वर्ष का जीवन काल लेकर के प्रेडिक्शन करने का जो फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब उसके ऊपर गोचर इफेक्ट्स हैं, नक्षत्रास के प्रभाव हैं, बहुत से ऐसे लॉर्ड, सब लॉर्ड्स इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। और वैदिक ज्योतिष पे कर्मकांड बेस्ड रेमेडीज जो कुछ ज्यादा समय ले जाती हैं, वैसा वे ऑफ प्रेडिक्शन वैदिक ज्योतिष में हमें करना होता है। अब बात करते हैं रेड बुक हॉरोस्कोप कैसे जनरेट होता है। यहां एक चीज बहुत क्लियरली हमें समझ आती है कि वैदिक हॉरोस्कोप को ही रेड बुक ने बेसिक कैलकुलेशंस
लेने के बाद बनने वाली जन्म कुंडली को अपना आधार बनाया है। यहां अगर हम देखें तो जिस जातक का जन्म इस कुंडली के हिसाब से हुआ है तो उसका लगन तुला 7 नंबर राशि से यहां रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लगन की राशि बोलते हैं, लगन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भाव, उसी राशि से नेक्स्ट भाव होता है। यहां एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जो पूर्व दिशा में उदित हो रही राशि जन्म के समय हो वही लगन कहलाती है। उसके आगे वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, कन्या, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो ऐसी राशियों को 12 भाव और 12 राशियों को निर्धारित किया जाता है वैदिक हॉरोस्कोप में। वहीं जब हम रेड बुक हॉरोस्कोप बनाते हैं तो ये राशियां हमें छोड़नी होती है, लेकिन भाव वही रहते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, भाव वही हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली चीज है कि भाव तो वही रखे गए हैं, लेकिन राशियां वहां स्थिर कर दी गई है। तो वैदिक हॉरोस्कोप में जब जन्म होता है तो पूर्व दिशा में उदित राशि को लगन माना जाता है, लेकिन यहां पे उसी राशि को वहां से हटा करके मेष राशि को ही यहां माना जाता है। वैदिक ज्योतिष को ही आधार मानकर कुंडली बनाना यही लाल किताब का भी फरमान है। तो यहां पे हमें राशियां जो लेनी है वो भावों का नाम किस भावों में ही फिक्स कर देनी। अब यहाँ पे राहु, सूरज, यहाँ ये शब्द यूज किए गए हैं सूर्य के लिए, सूरज, क्योंकि पंजाब में इसका ओरिजिन था और कुछ उर्दू का टच इस किताब में बहुत देखने को मिलता है। उर्दू, फारसी, पंजाबी, ऐसे बहुत से शब्द इसमें से प्रयोग होते हैं जो उस समय का हमें दिशा काल बताते हैं। हमने भी वही कोशिश करी है कि कुछ इसका सेम वर्ड्स हम यूज करें। तो तुला लगन में बृहस्पति को बृहस्पति गुरु हमने यहाँ पे मेष लगन में इसको स्थापित कर दिया। अब क्योंकि नंबर 2 सीधा दूसरे खाना और द्वितीय भाव में राहु और सूरज पड़े थे, हमने सिंपली उनको वहीं पे प्लेस्ड रहने दिया। तो यहाँ भाव नंबर तो चेंज हो गए लेकिन प्लैनेट्स वहीं के वहीं रखे गए। तो वैदिक हॉरोस्कोप से रेड बुक का हॉरोस्कोप हमें प्राप्त हो गया। अब इस पे हम आगे बात करते हैं। हमारा जो मुख्य टॉपिक है रेड बुक वास्तु। तो वैदिक कुंडली में हमें एक चीज तो कंफर्म है ही कि जब जन्म होता है तो पूरब दिशा असेंडेंट को रिप्रेजेंट करती है, लगन को पूरब दिशा रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज चलूं और मान लूं कि यहाँ सूर्य है, सूर्य के उदय के समय का यहाँ पे समय था, तो पूरब दिशा में उस समय सूर्य था। और यहाँ पे साउथ जब दोपहर का समय होता है तो सूर्य इस भाव में गोचर कर रहा होता है और सूर्य अस्त का ये सप्तम भाव होता है और रात्रि का अर्ध प्रहर नॉर्थ का भाव 4 नंबर कुंडली का होता है। तो यहां अगर दिशाएं देखें तो ये बिल्कुल वही दिशाएं हैं, वही सटीक दिशाएं हैं जब हमने पूरब को निर्धारित कर लिया। सूर्य उदय का समय अगर हमारे जन्म का नहीं है तो जिस जन्म का समय रहा उस समय भी पूरब में वो राशि उदित हो रही थी जिसको हमने पूरब में रख के मानते हैं। यहाँ द्वितीय और तृतीय भाव नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। चतुर्थ भाव यहाँ पे उत्तर दिशा का बोधक है। पंचम और षष्ठ नॉर्थ वेस्ट की रिप्रेजेंटेशन के साथ काम करते हैं। सप्तम भाव पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करता है और साउथ वेस्ट
हमारा अष्टम और नवम भाव होता है। दशम भाव हमारा कार्य भाव है, ये हमें साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। एकादश और द्वादश भाव साउथ ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं रेड बुक पे कुंडली। रेड बुक की कुंडली किस तरह से हमें डायरेक्शन देती है। तो यहां देखने वाली बहुत जरूरी चीज वही है कि पूर्व, ईस्ट तो हमने सिंपली वही रखा, फर्स्ट हाउस, लेकिन यहां पर फर्स्ट हाउस को तख्त बादशाही कहकर पुकारा जाता है। और द्वितीय भाव जहां फिक्स्ड 2 नंबर राशि रहेगी, ये धर्म स्थान कहलाता है। तृतीय भाव राहे रवानगी का भाव माना जाता है। माता की गोद चतुर्थ भाव को कहा गया है। औलाद मुस्तकिल, ये पंचम भाव इसका सारा कैलकुलेशंस हमें देता है। पूर्व से बिल्कुल नीचे की तरफ षष्ठ भाव पाताल की दुनिया, गृहस्थी का धर्म स्थान यहाँ कहा गया है। यहाँ समझने की जरूरत है, धर्म स्थान जो संसारिक और हमारा मनुष्य का धर्म होता है वो है, लेकिन जो एक गृहस्थी के लिए अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार के लिए जो चीजें सही हैं उनको करना, उस गृहस्थी का धर्म स्थान षष्ठ भाव को कहा गया है। वहीं सप्तम भाव गृहस्थी की चक्की चलाना, पति पत्नी का एकाकार होने के बाद आगे जीवन चलता है, वो यहीं से शुरू होता है, सप्तम भाव से। मुकाम फानी, खत्म होना किस तरह से होगा हमारी लाइफ में, उसको अष्टम भाव का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ जोड़ा गया है। आगाज किस्मत की शुरुआत हमें नवम भाव से मिलती है। किस्मत का बुनियादी मैदान, हम कितना कर्म करेंगे कि हमारी किस्मत अपनी बुनियादों से जुड़ती हुई आगे बढ़ सकती है, इसका रिप्रेजेंटेटिव दशम भाव है। उसके बाद गुरु स्थान जाए इंसाफ, ये 11वें भाव से हमें इसका आकलन करना होगा। आराम गाह इंसाफ, ये दोनों तत्व हमें 12वें भाव से मिलते हैं। ये तो कुंडली का जनरल एनालिसिस हो गया। अब हमें यहां समझना जरूरी है कि जो पूर्व दिशा है एसेंडेंट की, वही दिशा तो हमें लाल किताब के लगन से मिलती है। मकान का आकार और विस्तार कैसा होगा, ये हमें द्वितीय भाव में पड़ रहे प्रभावों और ग्रहों के स्थान निर्धारण के बाद ही समझ आएगा। यहां दक्षिण भाव जो वैदिक कुंडली में दशम भाव था, उसको यहां तृतीय भाव माना गया है। राहे रवानगी की दुनिया से कूच करने का जो रास्ता था वो कहाँ पे है, उसको तृतीय भाव, और माना जाता है कि दक्षिण में हमारा यमलोक स्थित है। जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे तो दक्षिण दिशा की ओर ही हमें प्रस्थान करना होता है। इसलिए अंतिम समय में प्राण निकलने के बाद हमारे जो पांव हैं वो दक्षिण की ओर कर दिए जाते हैं। यहाँ तृतीय भाव दक्षिण दिशा को राहे रवानगी का रिप्रेजेंटेटिव बताता है। लेकिन यहाँ एक चीज वास्तु के अनुसार अगर हम देखें तो मकान में उपलब्ध सुख सुविधाएं और हथियार कहाँ पड़े हैं, वो भी हमें तृतीय भाव से ही मिलेंगे। चतुर्थ भाव उत्तर पूर्व दिशा का बोधक माना गया है, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, जबकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लिए भाव जो है वो द्वितीय और तृतीय भाव है। यहाँ चतुर्थ भाव रेड बुक में हमें उत्तर पूर्व दिशा का
जहाँ माता की गोद का आराम भी मिलता है, और मकान में जल स्तोत्र कहाँ पे होगा, कैसा होगा, वो रिप्रेजेंटेशन भी हमें इस भाव से उत्तर पूर्व दिशा की ओर लेके जाती है। रस भरे फलदार पेड़ पौधे अगर घर में कहीं लगे हैं तो वो भाग भी उत्तर पूर्व दिशा जैसा ही एलिमेंट ला करके हमें हमारे जीवन में वैसा प्रभाव देगा। यहाँ ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। पूर्व देखा जाए तो लगन में, लेकिन पूर्व की दीवार जो घर के अंतर में हमें प्रभाव देती है, वो पूर्व की दीवार, वो मकान में अध्ययन कक्ष कहाँ है, वो सब बातें पंचम भाव से रिलेट करती है। यहाँ षष्ठ भाव, छठा भाव, जिसको खाना नंबर 6 पताल की दुनिया या गृहस्थी का धर्म स्थान भी कहा गया है, घर में तय खाना अगर है कहीं तो उसका प्रभाव भी हमें छठे भाव के साथ जोड़ेगा। और अगर उत्तर दिशा में क्या क्या प्रभाव हमें मिल रहे हैं वास्तु के अनुसार, उन चीजों का प्रभाव जो है वो भी हमें छठे भाव के साथ उत्तर दिशा के साथ जोड़ेगा। इसका आकलन थोड़ा टफ तो है, लेकिन है बहुत मजेदार। इसलिए ये जो चैप्टर है हमारा रेड बुक वास्तु का, इसमें रेड बुक कुंडली डायरेक्शन, इस पे हमें समय लगाना होगा, हमें इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। अगर समझ ना भी आए तो एक बार रटना जरूरी हो जाता है। और सप्तम भाव, जहां जन्म का शहर या गांव वो भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी सप्तम भाव से, जिसे हम गृहस्थ की चक्की वाला खाना बोलते हैं, इसके साथ ही हमें इन चीजों का आकलन करना होगा। गूदेदार पेड़ पौधे घर में कहाँ हैं, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसका क्या प्रभाव हमें मिल रहा है, उन सब का प्रभाव हमें सप्तम भाव के साथ जोड़ेगा। अब यहाँ पे दक्षिण था तृतीय भाव, लेकिन दक्षिण के अंतर की दीवार जो हमारे मकान के अंदर होती, अंदर का एरिया होगा, साउथ वॉल, वहां पे मकान की छत कैसी है, मकान में दवाइयां कहाँ रखी गई हैं, घर में अग्नि का सामान कैसा है, घर में ऐसे पेड़ पौधे जिन्हें फल या फूल ना लगे, वो भी हमें 8th हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं। आगाज किस्मत, 9वां भाव, मकान में पूजा पाठ का स्थान कहाँ है, मकान में बुजुर्ग कहाँ रह करके काम कर रहे हैं, उनको हमने कौन सा स्थान दिया है, क्या अच्छा है, क्या वो बहुत अच्छा है, या बुजुर्गों को हमने एक कोने में डाल दिया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9th हाउस, आगाज किस्मत, उनके साथ जब हम इस भाव को जोड़ते हुए देखते हैं तो लाल किताब की प्रेडिक्शन हमें अचंभित कर देती है कि हम कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, बुजुर्गों के प्रति कैसा आदर दे रहे हैं, उन्हीं के साथ हमारी किस्मत आगे बढ़ती है, किस्मत का आगाज वहीं से होता है। ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शन जो वास्तु को सरल और रोचक बना करके हमारे सामने लाएंगी, उसका एनालिसिस हमें 9th हाउस से ही मिलेगा। अब जितनी मेहनत हम करते हैं उतना फल मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्या कमी रह जाती है, ये किस्मत का बुनियादी मैदान दशम भाव हमें बताएगा। और मकान बनाने में जो सामग्री प्रयोग होती है, ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, औजार, ऐसे सब सामान का भाव दशम के साथ सीधा संबंध होता है। कई बार ऐसे मकान बनते हैं जिनको बनते बनते सालों लग जाते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, सामग्री मकान बनाने की घर में इधर उधर कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। तो वो किस्मत की बुनियाद को कैसे, कितना स्लो, कितना फास्ट हमें
इफेक्ट दिखाएगी, इसका प्रभाव आकलन भी हम दशम भाव से ही करें। लाल किताब में एक बहुत रोचक तथ्य निकल के आते हैं कि जो एक्सटीरियर प्लानिंग हम देखते हैं वो सीधी एकादश भाव के साथ जोड़ती है। अगर आपका घर बाहर से बहुत सुंदर है तो ये स्वाभाविक है कि बहुत से लोग हमारे साथ संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं संपर्क के साथ हम जीवन में अगर सदुपयोग करें तो हमारी बहुत सी इच्छाएं पूर्ति भी वहीं से होती है। तो एकादश भाव इसी के साथ हमें जोड़ता है, जिसे हम गुरु स्थान जाए इंसाफ का भाव कहते हैं। दक्षिण भाव यहां पे साउथ का रिप्रेजेंटेटिव ना होकर के पश्चिम दिशा का रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों? क्योंकि 10 नंबर की राशि शनि से संबंधित है और शनि पश्चिम ग्रह का स्वामी है। इस वजह से यहां देखने वाली बात है कि राशियां, भाव, उनके ऊपर जो रूल करते हैं उन पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव आंकलित होगा वो ग्रहों से ही होगा। दक्षिण, पूर्व, साउथ, ईस्ट, शयन कक्ष। जनरली वास्तु नियमों में शयन कक्ष का साउथ ईस्ट दिशा में होना संबंधों को जलाना, संबंधों से मुश्किल पैदा होने, घर परिवार में खास करके नव दंपति में कलह का कारण होता है। लेकिन यहाँ पे शयन कक्ष का रिप्रेजेंटेटिव वही आग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व का कोण, जो आराम ग्रह और इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव होगा। 12 नंबर राशि का स्वामी गुरु, और इसमें शुक्र का उच्च होना। ऐसे बहुत से तथ्य जिनका हम आगे एनालिसिस करेंगे, विवेचन करेंगे, जो 12वें भाव के साथ हमें रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा। तो आज के लिए अगर हम एक बार फिर कहें कि लाल किताब में एंटर करना थोड़ा टफ तो है, लेकिन लाल किताब से प्रेडिक्शन और लाल किताब से इंस्टेंट रेमेडी लेना बिल्कुल भी आसान नहीं। बहुत समझ करके लेना होगा। लेकिन एक बार जब आप इसको समझ गए तो अपने साथ साथ दूसरों का जीवन बदलने का अधिकार लाल किताब आपको देती है। एक भाव का दूसरे भाव में स्थानांतरण, ऐसी विधियां भी हमें लाल किताब देती है। लाल किताब में एक और चीज है कि इसमें डायरेक्ट वास्तु का कोई ऐसा लिंक देखने को नहीं मिलता, परंतु वास्तु में ग्रहों का और ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का जो प्रभाव, चीजें हम अलग अलग जगह पे स्थापित करते हैं, खास करके इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर वास्तु में या इंटीरियर प्लेसमेंट्स में फर्नीचर फिक्सचर की जो हम पोजीशन मार्क करते हैं, उनका प्रभाव लाल किताब एक सेकंड में पूरे परिवार पर पड़ता बता देती है। आज के लिए इतना ही। इस पे थोड़ी हम मेहनत करें ताकि आने वाले लेक्चर्स में लाल किताब वास्तु हमें बहुत सरलता और सुगमता से समझ आए। इसी के साथ ही जय माता दी।